हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP टेट वर्ग 2 आपकी जो चयन परीक्षा होने वाली है अगस्त में, उसके लिए यहाँ पर हम बायोलॉजी के आपके प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो ये हमारा जो है अगला चैप्टर रहेगा जीवधारियों का वर्गीकरण। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ही लेंथी है। तो आप पहले थ्योरी वाली क्लासेस देख लें, इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका रिवीजन भी होगा और क्वेश्चनों का भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक का हमारा बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, जिसमें जिस तरीके से हमने आपकी थ्योरी कराई हुई थी क्रमबद्ध रूप से, जैसे पहले कोशिका वाला टॉपिक किया, फिर ऊतक किया, फिर वर्गीकरण स्टार्ट किया था, तो उसी क्रम में आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे। पहले हमने कोशिका वाले सारे टॉपिक्स जितने भी हैं उसमें कोशिका क्या होती है इसके बेसिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद आपके कोशिका के बाद हमने कोशिका के विभिन्न प्रकार क्या होते, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री, मियोसिस, माइटोसिस, इनसे जो क्वेश्चन बन सकते थे आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या भले ही कम होती है, लेकिन आपको जब इसका पूरा विश्लेषण देखने को मिलता है तो आपको अन्य क्वेश्चनों की भी यहाँ पर जानकारी हो जाती है कि किस तरीके से आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और बीच बीच में हमने सोचा है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके साइंस के, उनको भी लगवाएं। तो आपका जो है 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट से आपका 2018 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने सॉल्व करवा दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और आगे जो शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम्स हुए थे वो भी हम बहुत ही जल्द कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। और यहाँ पर आपके क्रमबद्ध रूप से, जैसे अभी हमारा बायोलॉजी चल रहा है, तो बायोलॉजी की यदि आप थ्योरी वाली क्लासें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जितना भी आपका पात्रता परीक्षा में सिलेबस दिया गया है, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं पात्रता परीक्षा में, वो लगभग कवर ही हो चुके हैं। 65 प्लस क्लासें आपको थ्योरी वाली देखने को मिल जाएंगी और इनमें आपको पूरी NCERT के साथ में अदर ऑथेंटिक बुक्स का डाटा देखने को मिल जाएगा। तो तीनों सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की अलग अलग हमने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप सारी क्लासें देखिए। और जो आपकी फिजिक्स है वो अभी स्टार्ट की है, तो उसके केवल अभी 2 लेक्चर हुए हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री के लगभग 25 प्लस लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें आपके पात्रता परीक्षा में जितने भी टॉपिक हैं, और ये नहीं है कि अलग से आपके कोई टॉपिक यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यही टॉपिक रहने वाले हैं, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब भी आप देखना। केमिस्ट्री में यही टॉपिक रहेंगे आपके, पदार्थ क्या होता, परमाणु की संरचना वगैरह, ये सारे टॉपिक आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आपकी थ्योरी कवर हो चुकी है तो आप इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नए नए क्वेश्चंस भी यहाँ कुछ देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है, इससे पहले आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था उसमें आपको जीव विज्ञान के बेसिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, या इसके बाद आपके जीव विज्ञान की जो शाखाएँ होती हैं, जैसे कह दिया जंतु विज्ञान। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने कह दिया बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब और किसने की थी, या बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद आपका जब जीव विज्ञान हो जाता है तो फिर आपके जो है थियोफ्रेस्टस आते हैं, एक अलग से शाखा है आपकी वनस्पति विज्ञान। फिर जंतु विज्ञान, इसके जनक भी आपके अरस्तु ही माने जाते हैं। तो उसके आगे आपको पढ़ना होता है वर्गीकरण। ठीक है, अब ये वर्गीकरण वाला टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, आधी सी जो बायोलॉजी है वो इसी में क्लियर हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको 5 जगत पढ़ने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट से ही आपके जो है 5 जगत आ गए हैं, यहाँ पर धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। सबसे पहले आपकी द्विजगत पद्धति आती है। द्विजगत पद्धति में कुछ ना कुछ कमी रही, इस कारण से इसके स्थान पर फिर कौन सी पद्धति आती है, 3 जगत पद्धति आती है। फिर इसमें भी कुछ कमी रही होगी तो 4 जगत पद्धति आती है, और फिर जा कर के आपकी 5 जगत पद्धति आती है। तो कभी भी हम जब शुरू करते हैं तो डायरेक्ट 5 जगत से स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें चीज़ें समझ नहीं आती। ठीक है, तो पहले हमें समझना है कि ये जो द्विजगत पद्धति है कौन लेकर के आया, इसमें कौन कौन से 2 जगत बताए गए, फिर इसमें क्या कमी रही कि इसके स्थान पर 3 जगत पद्धति को लाना पड़ा, फिर 3 जगत पद्धति किसने दी, किस आधार पर दी, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से खूब बनते हैं। फिर जो 5 जगत होते हैं, ये पाँचों जगत में आपके पूरे जीवधारी, पूरे वनस्पति आ जाएंगे, क्योंकि देखिए 5 जगत में सबसे पहले मोनेरा जगत आप पढ़ेंगे, उसमें आपके जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। फिर आप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत,
फिर आप कवक जगत अलग से पढ़ेंगे, फिर पादप जगत और जंतु जगत अलग से पढ़ेंगे। तो ये पादप जगत का फिर अपना वर्गीकरण होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, फल क्या है, पत्तियां क्या हैं, जड़ क्या है, तने कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पादप जगत में पढ़नी हैं। इसी तरीके से जंतु जगत का अपना वर्गीकरण है, कौन सा संघ क्या होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा क्या है, एनेलिडा संघ क्या है, किस संघ में कौन से जीवधारी आते हैं। तो फिर आप समझिए कि कितना बड़ा ये टॉपिक है और कितने लेंथी क्वेश्चन यहाँ से बनते होंगे। तो आज के सेशन में हम वर्गीकरण जो स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रमबद्ध रूप से ही पढ़ेंगे। पहले द्विजगत पद्धति से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहाँ कवर करेंगे, फिर इसके बाद आपके धीरे धीरे आपके क्रमबद्ध रूप से जैसे हमने थ्योरी कवर की है उसी तरीके से आपके ये क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है जो जीव विज्ञान हमने स्टार्ट किया हुआ है तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, ठीक है। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन आपके बेसिक करवाए जीव विज्ञान पर, जैव विकास और जीव विज्ञान पर, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा। ये हमारा 12 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इसमें वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन आपके बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आपको पहले ही इसका आंसर दिख गया, लेकिन आप अपने से क्वेश्चनों के आंसर लगाते चलना, ठीक है। तो दिया है जीवधारियों के वर्गीकरण को सबसे पहले वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया था। तो जो जीवधारी हैं इनके वर्गीकरण को सबसे पहले जो वैज्ञानिक आधार प्रदान किया वो जॉन रे महोदय ने प्रदान किया था। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो जीवधारी का वर्गीकरण है, अभी वर्गीकरण क्यों किया गया, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। जिस तरीके से आपके जीवों को, जंतुओं को, पादपों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है कि इनका अध्ययन जिसके गुण एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है, उनको एक श्रेणी में रख देते हैं, फिर इसी तरीके से इनको वर्गों में बांट दिया जाता है। तो उसी तरीके से जितने भी समस्त जीवधारी ब्रह्मांड में हैं सबको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो सबसे पहले वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक आधार दिया था वो किसने दिया था, जॉन रे महोदय ने। अब देखिए सभ्यता जब हमारी प्रारंभ होती है तभी से मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के कई प्रयास किए और वर्गीकरण के प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे वस्त्र, भोजन, आवास जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण, तो पहले क्या होता था कि जो वैज्ञानिक आधार था वो नहीं माना जाता था। पहले इस आधार पर बांट देते थे कि जिनकी वेशभूषा एक जैसी है, खान पान एक जैसा, आवास एक जैसा है, उनको अलग समूह में रख दिया, दूसरे को दूसरे समूह में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इनमें जो है विकास होता गया और जीवों के वर्गीकरण को सबसे पहले जो वैज्ञानिक मानदंड लेकर आए इसका उपयोग किया किसने, अरस्तु ने, लेकिन वैज्ञानिक आधार किसने दिया था, वो जॉन रे है, ठीक है। तो इन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर, मतलब जो आपके अरस्तु महोदय आए जिनको जीव और जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले जो है जो पादप थे, ठीक है, कौन थे, पादप, इनको मतलब सरल आकार, मतलब आकार के आधार पर जो लक्षण देखे और इन्होंने पादपों को बांट दिया वृक्ष, झाड़ी और शाक में। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था, तो अरस्तु ने प्राणियों को भी बांटा था। तो इन्होंने लाल रक्त कण की उपस्थिति और अनुपस्थिति, जिसे हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा कहते हैं, मतलब जिनमें लाल रक्त कण उपस्थित होंगे, आरबीसी होंगी, उनको अलग रख दिया इन्होंने, या यूं कहें कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होगी उनको अलग रख दिया, जिनमें नहीं होगी उनको अलग रख दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि सबसे पहले प्राणियों का वर्गीकरण कशेरुकी और अकशेरुकी के रूप में किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था, ठीक है, याद रखना। अब देखिए सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में बांटा गया था, एक तो जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह, लेकिन उस समय इतना प्रचलन नहीं था तो इनका जो वर्गीकरण वो सक्सेस नहीं हो पाया था। अब फिर आगे चलकर और आपका जो है विकास होता गया, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, या फिर आपसे कहेंगे कि वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं। टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, वर्गीकी के पिता कौन कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कैरोलस लीनियस, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके कैरोलस लीनियस हैं। जब भी वर्गीकरण की बात आती है तो सबसे पहले जो आपके द्विजगत पद्धति की अवधारणा या द्विनाम पद्धति, जीवधारियों का लैटिन भाषा के 2 शब्दों से नाम होगा, ये किसने बताया था, आपके कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं या वर्गीकी के जो पिता कहलाते हैं वो कौन है, आपके कैरोलस लीनियस हैं। अब देखिए
जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान किसका रहा? तो आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान कैरोलस लीनियस का रहा। और ये कब से कब तक रहे? तो 1708 से 1778 तक। अब लीनियस की पुस्तकें आपको याद रखनी हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं, सबसे पहले है जेनेरा प्लांटेरम, फिर है आपकी सिस्टेमा नेचुरी, फिर है क्लासेस प्लांटेरम। इसमें इन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत प्रकाश डाला। तो सबसे महत्वपूर्ण जो जीवधारियों के वर्गीकरण में इनकी पुस्तक का नाम आता वो है जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, अब देखिए इन्होंने अपनी पुस्तक जो है सिस्टेमा नेचुरी, जो इनकी पुस्तक है, उसमें जीवधारियों को 2 जगत में बांट दिया था। अब आपको हमें बता चुके हैं वर्ग क्या है, गण क्या है, जगत क्या है, वंश क्या है, कुल क्या है, जाति क्या है। ये वर्गीकरण की इकाइयाँ होती हैं। तो आप ये पिछले लेक्चर में ज़रूर देखें या थ्योरी वाली क्लास देख लें। ठीक है, तो इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को किस पुस्तक में 2 वर्गों में बांटा था? सिस्टेमा नेचुरी में। और इनके 2 जगत कौन कौन से थे? तो एक तो पादप जगत प्लांट किंगडम और दूसरा था जंतु जगत एनिमल किंगडम। अब इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई, उसी को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है आधुनिक वर्गीकरण जो है, इस प्रणाली की नींव जिसने डाली वो विद्वान कौन है? तो कैरोलस लीनियस है। इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता इनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में प्रमुख योगदान किसका रहा? तो जो जीवधारी है, इनके वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान किसका रहा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें भी आपका आंसर आ जाएगा कैरोलस लीनियस। किसका रहा? कैरोलस लीनियस का। तो आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? तो वो भी आपके कैरोलस लीनियस हैं। द्विजगत पद्धति की बात करते हैं तो वो भी कैरोलस लीनियस हैं। या जो द्विनाम पद्धति है उसके जनक कौन माने जाते हैं? तो द्विनाम पद्धति के जनक भी आपके कैरोलस लीनियस हैं। इनकी पुस्तक से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पूछ सकता है आपका कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कौन सी सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? या फिर आपसे पूछ सकता है जो इनकी और पुस्तकें जो यहाँ पर दी गई हैं, आप देखिए जेनेरा प्लांटेरम किसकी पुस्तक है? तो ये याद रखना। ठीक है, इसका आंसर भी आपका हो गया कैरोलस लीनियस। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो अभी आपको बताया ये भी किसकी है? आपके कैरोलस लीनियस की है। अब देखिए जो सिस्टेमा नेचुरी है, इसी में इन्होंने जो है संपूर्ण जो जीवधारी हैं उसको कितने जगतों में बांटा था, कितने किंगडम्स में बांटा था? तो 2 किंगडम्स में बांटा था। ठीक है, अब ये जो किंगडम होते हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आपका प्लांट किंगडम है और दूसरा है आपका एनिमल किंगडम, जंतु जगत और पादप जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी है? तो ये क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये जो द्विनाम पद्धति है वो किसने दी है? आपके कैरोलस लीनियस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो द्विनाम पद्धति दी है ये कब इन्होंने दी थी? तो सन 1753 में कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम, अब ये बार बार हम कह रहे हैं द्विनाम पद्धति द्विनाम पद्धति, तो ये होती क्या है? तो जो भी जीवधारी हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इसमें केवल मनुष्य को लेंगे, जितने भी जीवधारी, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, ठीक है, या फिर आपकी जो वनस्पति हैं, जो भी सजीव हैं, ठीक है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जो जीवधारी है उसका नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बनेगा। ठीक है, अब 2 शब्द जो हैं इनमें पहला शब्द, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी है उसके अनुसार जीवधारी का जो नाम है वो 2 शब्दों में होता है। तो इसमें पहला शब्द किसको डिनोट करता है और दूसरा शब्द किसको बताता है? तो पहला शब्द वंश को बताता है और दूसरा शब्द जाति को बताता है। ये आपको याद रखना है। पहला होता है जेनेरिक नाम और दूसरा होता है स्पीसीज नाम। ठीक है, तो पहला वंश, दूसरा जाति। अब यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी वाली क्लास देखें, वहाँ आपको बिल्कुल करेक्ट बताया है कि किस तरीके से ये द्विनाम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवों की द्विनाम प्रणाली के जनक, द्विनाम पद्धति के कह दें या द्विनाम प्रणाली के जनक, वो भी आपके कौन है? कैरोलस लीनियस है। नेक्स्ट है होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पर एक तो आपको ये वैज्ञानिक नाम जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखने हैं। ठीक है, चाहे पादप्स के हों या फिर आपके जंतुओं के हों। तो यहाँ पूछा गया है होमो सेपियंस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एक इसका नाम है आपकी मनुष्य का। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आम को क्या कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए थोड़ा सा, जो मनुष्य है
मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस लिन है। अब यहाँ हमने तो कह दिया कि जो आपकी द्विनाम पद्धति होती है उसमें जो आपका जो लैटिन भाषा के दो शब्द होते हैं, ठीक है। पहला आपका वंश को दर्शाता है, दूसरा दर्शाता है आपकी जाति को। तो यहाँ पर देखिए जैसे होमो सैपियंस लिन दिया गया है तो ये लिन तो आपका जिस विद्वान ने ये नामकरण किया है उसका यहाँ पर पीछे नाम जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर कि जो होमो शब्द दिया गया है ये उसका वंश का नाम दिया है और जो जाति दी गई है वो है क्या? सैपियंस। तो इस तरीके से, और जो लिन है वो वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप होता है। तो इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को हेमी सैपियंस नाम से पुकारा होगा। तो जो सबसे अंत में जो शब्द जुड़ा होता है वो उसके विद्वान मतलब जिन्होंने उस शब्द का नामकरण किया है, द्विनाम पद्धति दी है, उसका नाम यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे मतलब जितने भी नाम होंगे उसमें लिन का ही नाम होगा, अन्य विद्वान भी होंगे, ठीक है। तो होमो सैपियंस लिन अर्थात होमो क्या हो गया? तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि होमो सैपियंस लिन में जाति को कौन दर्शा रहा है? तो सैपियंस, ठीक है। होमो को कौन दर्शा रहा है? तो आपका वंश, और लिन आपके जो है उसके कौन है? संक्षिप्त रूप किसने दिया होगा? ये जिसने दिया है उसका नाम यहाँ जुड़ा होता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो द्विजगत पद्धति है या जो द्विजगत प्रणाली है इसकी अवधारणा किसने दी है? तो कैरोलस लीनियस ने दी है। और इनके द्वारा जो दो जगत बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो अभी आपको बताया, इन्होंने जो दो जगत बताए वो अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में बताए हैं। और कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके जंतु और पादप जगत। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए दो जगत कौन कौन से हैं। इन्होंने दो जगत में बांटा था, जंतु एनिमल और आपके पादप प्लांटी जगत और एनिमेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? मतलब इन्होंने जो वर्गीकरण किया जीवधारियों का उसमें दो जगत बताए, पादप और जंतु जगत। तो इसका कुछ ना कुछ आधार रहा होगा। तो देखिए यहाँ चाहे द्विजगत की बात करें, तीन जगत पद्धति की बात करें या चार जगत की बात करें, तो इसका अपना अपना आधार रहा कि किस आधार पर कौन सी पद्धति आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरोलस लीनियस है इन्होंने जो द्विजगत पद्धति दी है उसका आधार क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति। मतलब इन्होंने ऐसे जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होगी उसको तो रख दिया पादप जगत में, और जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी उसको रख दिया जंतु जगत में। लेकिन उन्होंने कुछ मिस्टेक भी कर दी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रही, ठीक है। और त्रुटि रही इसी कारण से फिर आपकी जो है तीन जगत पद्धति आती है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने त्रुटि क्या की उससे भी क्वेश्चन बनता। तो अभी तो आपको याद रखना है कि इनकी पद्धति का मुख्य आधार क्या था? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो गया। अब देखिए जो द्विजगत पद्धति है इसमें जो है कुछ दोष रहे, यह पूर्ण रूप से प्रचलित नहीं हो सकी। यदि इसमें ये दोष नहीं होते और सभी जीवधारी सभी पादपों पर लागू हो जाती तो फिर आगे तीन जगत पद्धति लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इसमें कमी रही। क्या कमी रही? देखिए तो क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए आप, दिया गया है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर जीवों में यह विभेद नहीं करती थी। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया गया है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों में ये विभेद नहीं करती थी, ये भी सही है। फिर दिया है प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों में ये विभेद नहीं करती थी, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब इसका ये दोष रहा कि ये तीन जो कथन दिए गए हैं इनको ये फॉलो नहीं कर रही थी। मतलब इसने ये तो बताया कि जिसमें आपकी कोशिका भित्ति उपस्थित है वो पादप जगत में आ जाएंगे और जिसमें आपकी कोशिका भित्ति अनुपस्थित है वो जंतु जगत में आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी तो देखना था कि कौन से आपके जो एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं उनको कहाँ रखेंगे, पादप में रखेंगे या जंतु में, यूकैरियोटिक को कहाँ रखेंगे, प्रोकैरियोटिक को कहाँ रखेंगे, तो ये नहीं बता रही थी। और ये इस कारण से ही इसकी जो पद्धति रही वो पूर्ण तरह से लागू नहीं हो सकी। और फिर आगे इनके स्थान पर आती है तीन जगत पद्धति। कौन सी आती है? तीन जगत पद्धति। फिर जो तीन जगत पद्धति है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, किसने दी, कौन कौन से तीन जगत आए। अभी तो आपने पढ़ लिया पादप और जंतु, और ये आपके अंत तक रहने वाले हैं। पांच जगत पद्धति पढ़ेंगे वहाँ भी आपके ये जगत रहेंगे, लेकिन तीन जगत में आपके पादप और जंतु ये दो जगत तो हो जाएंगे। फिर आपका तीसरा जगत एक और आ जाएगा, ठीक है, उसको हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं जो दो जगत पद्धति है वो जंतु और पादप जगत है। इनके कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण का मुख्य मापदंड या आधार क्या था? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आप तो सबके याद रखना कि कौन सी पद्धति का आधार क्या था, ठीक।
अब देखिए जो वर्गीकरण के दो जगत पद्धति है इसके दोष, यह पद्धति यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ये आपको बता चुके, इसके क्वेश्चन भी आपको करवा दिए। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें सुविकसित कोशिकांग होगा, जिसमें सभी तरह के जो है सुविकसित, इसमें क्या होगा, केंद्रक होगा और सभी कोशिकांग लगभग उपस्थित होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव प्रकाश संश्लेषी अप्रकाश संश्लेषी जीवों के मध्य विभेद नहीं करती थी और ये इसका प्रमुख दोष रहा। अब कुछ जीव प्राकृतिक रूप से पादप और जंतु दोनों में नहीं आते, ऐसे जीवों के लिए नया जगत स्थापित किया गया। तो देखिए क्यों नई पद्धति आती है, तो कुछ ऐसे जीवधारी थे जो ना तो पादप हैं और ना ही जंतु हैं, तो बताइए फिर उनको कहाँ रखेंगे, तो ये पद्धति तो यहीं पर गलत सिद्ध हो जाती है। ऐसे जीवों को रखने के लिए भी तो स्थान चाहिए और इसी कारण से फिर आपकी तीन जगत पद्धति लेकर आते हैं। मतलब फिर ऐसे जीवधारी आए होंगे, ऐसे पादप आए होंगे जो ना तो जंतु है ना ही पादप हैं, तो फिर उनको अलग से तीसरे जगत में रखा गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तीन जगत पद्धति का उदय होता है, द्वि जगत पद्धति की कमी रह जाती है। फिर आपकी तीन जगत, चार जगत और पांच जगत पद्धति अब रह गई है, तो उसके क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। यदि आपका क्लास में कहीं पर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और यदि आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।